जब नए राष्ट्र की कल्पना की गई तो फ्रीडम फाइटर का एक सपना और संविधानकर्ताओं का एक आदर्श, इन दोनों का तालमेल बनाकर एक नए समाज और राष्ट्र की निर्मित होना आवश्यक थी। उस दिशा में कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हुए, और जो नहीं हुए उसकी तस्वीर हमें भारत सरकार के और दुनिया के कई सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से समझ में आती है। जैसे सच्चार कमेटी रिपोर्ट है, मंडल कमीशन रिपोर्ट है, प्रोफेसर कुंडू कमीशन रिपोर्ट है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया का भारत के बारे में क्या कहता है। ऐसे सारे रिपोर्ट की ये आंकड़े बताते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के हिसाब से देश में एक ऊंची जगह पे पहुंची है, दुनिया में 5वें नंबर की है। इसके बावजूद इस भारत में 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को देश के प्राइम मिनिस्टर प्राउडली कहते हैं कि हमें फ्री अनाज बांटना पड़ता है। इसका मतलब 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का इंडिपेंडेंट साधन नहीं है, ये खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार जब कौन है, अकाउंटेबिलिटी जब हम फिक्स करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने भी आज तक देश में शासन किया, केंद्र सरकार चलाई, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो सारे जिम्मेदार हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हो, या और किसी दल की तरफ से हो, इनका ये फेल्यूर है, इनका ये नॉन परफॉर्मेंस है। और ये नॉन परफॉर्मेंस के कारण इसका जो ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो दबे कुचले लोगों को हुआ, शोषित वर्ग को हुआ, माइनॉरिटी के लोगों के साथ हुआ, बैकवर्ड लोगों के साथ हुआ। और इसीलिए जब माइनॉरिटी, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ तो उनकी राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में मजबूती से खड़ी हुई, बाबा साहब के बाद साहब श्री कांशीराम जी के ज़माने में मजबूत खड़ी हुई। लेकिन पोस्ट कांशीराम जी पीरियड जो है वो बहुजन आंदोलन देश के कोने कोने में बिखर गया, और उससे क्या हुई तो बहुजनों की राजनीतिक आवाज़ संसद में या देश के राजनीति में कमज़ोर होने लगी। इसी बात को समझकर हमारे जिम्मेदार साथियों ने बहुजन समाज की राजनीतिक आवाज़ को बुलंद करके मान सम्मान की लड़ाई और हिस्सेदारी की लड़ाई, देश के संसाधनों में हिस्सेदारी की लड़ाई को बुलंद करने के लिए देश के कई राज्यों में छोटे छोटे बहुजन आंदोलन के दलों को इकट्ठा करके आज इस ऐतिहासिक क्षण पे, ऐतिहासिक दिन पे भारतीय बहुजन आंदोलन का निर्माण करने का फैसला किया है। और ये इसकी पार्श्वभूमि आप जब देखते हैं तो एक बात के ऊपर और गौर करना होगा कि देश के जो भी नीतिकार है, पॉलिसी मेकर है, सरकारें एमपी एमएलए से होती है, लेकिन पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं वो बहुजन के खिलाफ वाली पॉलिसी बनाते हैं। चाहे वो मामला रिजर्वेशन इन प्रमोशन का हो, रिक्रूटमेंट का मामला हो, हिस्सेदारी का मामला हो, या देश में ज़मीन से लेकर सरकारी नौकरियों तक का मामला हो, बहुजन समाज के साथ न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। एट्रॉसिटी तो एक अलग ही बात है, लेकिन देश के संसाधनों में भागीदारी नहीं होना ये अपना 77 ईयर्स का एक बड़ा फेल्योर है। और ये फेल्योर को एड्रेस करने के लिए आज का एक मौका है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल का ज़माना कारपोरेट पॉलिटिक्स का है। कारपोरेट देश के नीति तय करते हैं, लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी कारपोरेट तय करते हैं, आदिवासी का जल, जमीन और जंगल का अधिकार छीनने का प्लान बड़े बड़े देश के उद्योगपति, धन्ना सेठों के लोग सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर बनाते हैं। इसका अगर पुरजोर पूरे ताकत और शक्ति के साथ विरोध करके अपनी एक नई नीति को सामने लाना होगा तो एक नए राजनीतिक मंच की बाबा साहब ने भी वकालत की थी, कांशीराम साहब ने भी वकालत की थी। उसी रास्ते पर चलकर भारतीय बहुजन आंदोलन इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं,
खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में अगर कहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी, जो देश का सबसे बड़ा 90% हिस्सा है, उस 90% हिस्से की राजनीति बड़ा करके देश के संसाधनों में हिस्सेदारी पाना, देश के पॉलिसी मेकर बनना और रूलिंग क्लास बन के इस देश के बहुजन समाज के साथ न्याय करना, ये भारतीय बहुजन आंदोलन की भूमिका है। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक फ़िलहाल झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ बाई इलेक्शन, कुछ सीटों पे 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो राजनीतिक दल है, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो हमने महाराष्ट्र स्तर पर एक 10-11 पार्टियों का लोकल लेवल का, स्टेट लेवल का गठबंधन बना के महाराष्ट्र की कुल 288 असेंबली की सीटें हैं, तो 288 सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं। नॉमिनेशन वहाँ करने का समय अभी तक 29 तक है, क्योंकि बाकी स्टेट का अलग है। झारखंड में हमारे कुछ साथी हैं, वो अपना इस इलेक्शन में उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ यादव जी बैठे, उनके पार्टी के एक साथी है, हमारे राष्ट्रीय शोषित समाज दल के पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन में और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में हमारे गठबंधन के साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर यूपीए और एनडीए हमारे हकों की बात करता तो हम उसमें शामिल होते। उसमें हमारे हक और अधिकार की बात ही नहीं है, इसीलिए एक अल्टरनेट पॉलिसी और अल्टरनेट प्रोग्राम और एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स, ये ज़रूरी है। और ये बीबीए के माध्यम से आपको अल्टरनेट पॉलिसी, प्रोग्राम और पॉलिटिक्स, ये तीनों की रचना करके जो भारत की राजनीति 2 धड़ों में बट चुकी है और सीमित हो चुकी है। एक धड़ा कांग्रेस ले रहे, दूसरा धड़ा बीजेपी ले रहे, लेकिन ये दोनों धड़े देश के बहुजनों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी सेम है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है, और विकास के रास्ते पे ये दोनों भी कारपोरेट दलों के हाथों में खेलते रहते हैं। इसलिए एक नई पहल, एक न्यू इनिशिएटिव, ये भारत की मजबूरी है और ये बीबीए के माध्यम से पूरी होगी। ईवीएम को टेक्नोक्रेट बनाता है तो दुरुपयोग की गुंजाइश भी टेक्नोक्रेट कर देता है। अभी एलन मस्क ने खुली रूप से उन्होंने चुनौती दिया कि जब चाहें हम तब ईवीएम को हैक कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ईवीएम की दुरुपयोग की संभावनाएं 100% है। इसलिए भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में ईवीएम मशीन के माध्यम से नहीं, अपितु डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से होनी चाहिए, जिससे कि सही मायने में जनादेश का मूल्यांकन किया जा सके। मेरी मान्यता है और हम समझते हैं, जितने भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं, वो सब चाहती हैं कि पूर्व में जो वोटिंग व्यवस्था थी उसे बहाल किया जाए और ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करना बंद कराया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर सही मायने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को ये हिंदू मानते तो इनका आरक्षण खत्म नहीं करते, इनके सिर पर खड़े होकर पेशाब नहीं करते, शरीर में मलमूत्र लेप करके उसका उपहास नहीं करते। आज अभी कल की एक घटना है, झांसी में एक दलित का सिर मुड़ा करके गांव में नचाया गया, पेट पर उल्टा टांगा गया, बेइज्जत किया गया। इसके पहले अभी इसी उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की हत्या की गई और हत्या करने वाले एक वर्ग विशेष के हैं। क्या जब ये हत्या करते हैं, आरक्षण खत्म करते हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं,
अमानवीय व्यवहार करते हैं तो उस समय हम इनको हिंदू नजर नहीं आते। इसका मतलब है हिंदू अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के ओर पर डकैती डालने का एक फार्मूला। सही मायने में आज भी हम अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और पिछड़े हैं, जिसको पहले ये शूद्र कह करके हमारे साथ जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए परिस्थितियां पैदा करते थे। आज भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी भारतीय संविधान का अनुकरण ठीक से न करके मनु व्यवस्था के मुताबिक समाज को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि सबका साथ सबका विश्वास का नारा देने वाले लोग आज सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों पर कहर बर्पा कर रहे हैं, जुल्म-जाती अत्याचार कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं और साथ ही साथ सामूहिक रूप से इनको अपमानित करने का घिनौना कृत्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, यह जो 100 में 90 की आबादी है, इसको हम एकजुट करके सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करेंगे। और आज का भारतीय संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। समतामूलक समाज की स्थापना करने का मंत्र ही हमारा सबसे बड़ा धार्मिक अस्त्र है। इसलिए हम इस रास्ते पर चल करके अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। धर्म इस देश में एक नहीं अनेक है, तो यह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से भारत नहीं चलेगा। भारत चलेगा भारतीय संविधान से, क्योंकि भारतीय संविधान का दर्जा किसी भी धर्म और धर्म ग्रंथ से ऊपर है। तो हमारे लिए हमारा धर्म राष्ट्र धर्म भारत, हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है। भारत का अस्तित्व बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान के बताए रास्ते पर चलना हमारा सबसे बड़ा धर्म है।